हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आपका सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी। अगर आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और उस केस में अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि मैं बता दूं कि जब भी कोई एफआईआर होता है किसी के खिलाफ तो उसको पुलिस अरेस्ट करती है। अगर बेलेबल केस होता है तो जमानत दे दी जाती है, अगर नॉन बेलेबल केस होता है तो पुलिस जनरली जमानत नहीं देती, आपको अदालत से बेल लेना पड़ता है यानी कि जमानत लेना पड़ता है। उसके बाद होता है डिटेंशन, यानी कि आपको पुलिस कस्टडी में यानी कि पुलिस की हिरासत में रखा जाता है। या फिर होता है कन्विक्शन, कि सबसे पहले आप पर जो आरोप लगाया जाता है अगर वो अदालत में साबित हो जाता है तो उसे कहते हैं दोष सिद्धि। और जब दोष सिद्धि हो जाता है तो जो भी उचित सज़ा होता है वो अदालत के द्वारा दी जाती है। तो इन केस में एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के तहत आपका दायित्व क्या बनता है, आपको क्या करना चाहिए। तब अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर हिरासत में रखे जाते हैं या फिर आप पर दोष सिद्धि हो जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है, यानी कि आपकी नौकरी जो है उस पर इसका क्या असर पड़ता है, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। अगर कोई क्रिमिनल केस यानी कि झूठी एफआईआर आपके खिलाफ करवा देता है तो नेचुरल है कि आप अरेस्ट हो जाएंगे। तो अरेस्ट होने से कैसे बच सकते हैं ये भी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, सारी जानकारी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि क्या है इसके प्रोविज़न और आपका दायित्व क्या बनता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर आपको हिरासत में रखा जाता है तब आपको क्या करना चाहिए। तो सरकारी कर्मचारी के रूप में जो आपका ड्यूटी बनता है टू इंटीमेट द फैक्ट ऑफ हिज अरेस्ट, तुरंत आप अपने जो आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं, आपके जो ऑफिसर हैं उसको अरेस्ट के बारे में तुरंत सूचना दीजिए, तुरंत जानकारी दीजिए। और उसमें ये भी बताइए कि सरकमस्टेंसेस कनेक्टेड देयर विद, यानी कि किस परिस्थिति में आपको अरेस्ट किया गया है, ये आप अपने हायर ऑफिशियल को, सुपीरियर ऑफिसर को तुरंत इंटीमेशन दीजिए इससे। और अगर आपको बेल पर रिलीज भी कर दिया जाता है यानी कि आपको अरेस्ट कर लिया गया अब फिर आपको बेल पर यानी कि जमानत पर छोड़ भी दिया गया है तो भी आप इसकी सूचना ज़रूर अपने ऊपर के अधिकारी को दीजिए। क्योंकि अगर आप ये सूचना नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सप्रेशन ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने महत्वपूर्ण सूचना जो है वो छुपा ली है और इसके आधार पर आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है। सिर्फ इसी के आधार पर आपके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जा सकती है। और दूसरी बात तो ये है कि जो पुलिस केस आपके खिलाफ हुई है, अगर पुलिस केस के आधार पर अगर आपको दोषी माना जाता है कोर्ट में तो वो सज़ा तो अलग से मिलेगी, लेकिन आपने चूंकि इस सूचना को छुपाया है तो इसके आधार पर भी आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है। इसीलिए आप इसकी सूचना अपने डिपार्टमेंट को ज़रूर दीजिए। और आपकी सुविधा के लिए मैंने उस लेटर को भी कोट किया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो अगर अरेस्ट हो जाता है तो उसका जनरली होता क्या है, कि जनरली देखिए कि अगर मैं बात करूँ रूल 10(1) सीसीए रूल 1965 की, तो उसके आधार पर क्या है कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम अ प्रोसीडिंग हैज़ बीन टेकन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज बट हु इज़ नॉट एक्चुअली डिटेन इन कस्टडी, आपके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग होता है, भले आपको कस्टडी में नहीं भी रखा जाता है यानी कि आपको बेल पर छोड़ दिया जाता है, तो इस केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है। जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको सस्पेंड कर सकते हैं। और ये होता है रूल 10(1) बी जो है सेंट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1965 के तहत।
अगर ये मुकदमा जो आपके खिलाफ हुआ, अगर ये आपके ऑफिशियल पोजीशन से रिलेटेड हैं, यानी कि जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं अगर उससे संबंधित है, या फिर ये मोरल टर्पिट्यूड का केस है, यानी कि आप कहते हैं नैतिक भ्रष्टता कहते हैं, यानी कि घूसखोरी का केस हुआ, छेड़खानी का हुआ, तो अगर इस तरह का मॉरल टर्पिट्यूड का केस है तो इस केस में सस्पेंशन जो है करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो उसके लिए रीज़न बताना पड़ेगा कि सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। अब इसकी मैं बात करता हूं आपको कि रूल 10(2) जो है, अगर इसमें क्या होता है, कितना देर तक आपको अरेस्ट किया जाएगा, कितना देर तक आप कस्टडी में रहेंगे तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये बात आप जान लीजिए कि अगर आपको कस्टडी में 48 घंटे से ज़्यादा तक रखा जाता है तो आपको सस्पेंड माना जाएगा। इसके लिए सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सस्पेंड मान लिया जाता है। भले फॉर्मली सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया जाता है कि अगर किसी क्रिमिनल केस में 48 घंटे से ज़्यादा आप कस्टडी में रहते हैं तो आपको अरेस्ट माना जाता है, यानी कि आप खुद अरेस्ट हो जाते हैं, जिसे आप डीम्ड सस्पेंशन कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कन्विक्शन की। अगर अदालत में आपके खिलाफ कोई केस चल रहा था, क्रिमिनल केस चल रहा था और आप पर दोष सिद्धि हो गया है तो क्या होगा, और इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपका दायित्व क्या बनता है, तो ये भी आप जानिए कि इस केस में भी आपको अपने सुपीरियर ऑफिसर को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी और किस परिस्थिति में आपका दोषारोपण किया गया है, मतलब आप पर दोष सिद्ध हुआ है, ये पूरी जानकारी आपको अपने हायर ऑफिशियल को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो इसका क्या होगा, इसका भी फिर वही होगा जैसा कि जैसा कि अरेस्ट के केस में होता है कि इसे भी माना जाएगा सप्रेशन ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने महत्वपूर्ण जानकारी अपने विभाग, अपने डिपार्टमेंट, अपने ऑफिसर से छुपा लिया और इसके आधार पर आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है इस ग्राउंड के आधार पर। और बाकी तो अगर आपको कोर्ट में कन्विक्ट कर दिया गया है तो उसके आधार पर तो एक्शन लिया ही जाएगा, लेकिन आप डबल खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए अगर आपका कन्विक्शन हो जाता है कोर्ट में, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट में, तो आप इसकी सूचना तुरंत अपने ऊपर के अधिकारी को दीजिए। इससे कम से कम एक ग्राउंड पर तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं ली जा सकती है। अब बात करेंगे कि अगर आप छुपा लेंगे तो क्या होगा, क्या ये सूचना आपके हायर ऑफिसर तक नहीं पहुंचेगा कि आपको अदालत में जो आपके खिलाफ केस था उसमें आप पर दोष सिद्धि हो गया है। तो ये देखिए, इसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो पुलिस अथॉरिटी को ये इंस्ट्रक्शन दे कि अगर किसी को अरेस्ट करती है या फिर उसे बेल पर छोड़ती है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो तुरंत उसके जो हायर ऑफिसर है उसको सूचित करे, और यह करना पुलिस का काम है। तो इसलिए आपको इसे छुपाने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए अच्छा है कि आप पहले ही इसकी सूचना अपने डिपार्टमेंट को दे दीजिए। इसके बाद देखिए कि अब इस कन्विक्शन केस में क्या होता है, ये भी आप देख लीजिए कि अगर कन्विक्शन हो गया है, आप पर दोष सिद्धि हो गया है, तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में भी वही होता है कि अगर आपको 48 घंटे से ज़्यादा का अगर कन्विक्शन होता है, पनिशमेंट दिया जाता है या कस्टडी में रखा जाता है, यानी कब, दोष सिद्धि होने के बाद, जब कोर्ट में आप पर दोष साबित हो जाता है उसके बाद अगर 48 घंटे से ज़्यादा आपको रखा जाता है जेल में, तो आपको सस्पेंड ही माना जाएगा, आपको सस्पेंड माना जाएगा। और जनरली क्या होता है इस केस में कि अगर दोष सिद्धि हो जाता है तो जनरली इस केस में डिसमिस कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या कंपलसरी रिटायर कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं जबरन रिटायर करना। अगर ये नहीं किया गया है और 48 घंटे से ज़्यादा का अगर कस्टडी में रखा गया है, सज़ा दी गई है, तो आपको जनरली सस्पेंड माना जाएगा दोष सिद्धि के केस में। अब इसमें देखिए कि इसमें आप सोचेंगे कि एक बार नहीं हुआ, अगर रुक रुक के हुआ है तो दोष सिद्ध होने के बाद अगर कभी 24 घंटे, कभी 12 घंटे, ऐसे ऐसे करके भी अगर आपको रखा गया है और ये 48 घंटे से ज़्यादा का हो रहा है मिलाकर, तो आपको सस्पेंड माना जाएगा, जिसे आप डीम्ड सस्पेंशन कहते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी मुकदमा हो जाए, झूठी एफआईआर हो जाए, तो आप क्या करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपको दिया गया है, ये सेक्शन 438 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और जिसके तहत क्या है, आपने सुना होगा एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। और ये एंटीसिपेटरी बेल आप कहाँ फाइल कर सकते हैं, तो देखिए, और किस सिचुएशन में फाइल कर सकते हैं,
कि when any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense, अगर आपको शक है कि किसी ने आपके खिलाफ कोई मुकदमा फाइल कर दिया है, झूठी एफआईआर करवा दी है और आपको उस नॉन बेलेबल केस में अरेस्ट की जा सकती है, तो आप सीधे हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई कर सकते हैं। किस लिए? तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए। और आप अप्लाई करते हैं, अगर जज को लगेगा कि ये जो एफआईआर आपके खिलाफ हुआ है वो झूठा है, मैंने यानी कि प्राइमा फेसी बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तो इस केस में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि अगर इसको अरेस्ट किया जाता है तो इसको बेल पर छोड़ दिया जाए। इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अगर आप अरेस्ट होने से बच गए तो आपका सस्पेंशन भी नहीं होगा, और आप सस्पेंड नहीं होंगे तो उसका जो बैड कंसिक्वेंसेज होता है ये भी आपको भोगना नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि जब भी कभी अरेस्ट होने का ऐसा आपको संदेह हो तो इस केस में आप सीधे रुख कीजिए हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को, जैसे आप कहते हैं सत्र न्यायाधीश की अदालत में या फिर उच्च न्यायालय में आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।